लास्ट एपिसोड में देखते सियान डीमन रेल्म के लिए निकल चुका होता है। सीन शिफ्ट होता है, युआन कहती तुम यहाँ पे हो। सू सोंग भी कहता है हेलो युआन। वैसे सियान ने जो चीज मांगी थी क्या वो तैयार है? युआन कहती है लगभग, दरअसल मैंने तुम्हें वही देखने के लिए बुलाया है। सू सोंग कहता तुमने तो सच में समय पे काम पूरा कर लिया। युआन कहती जैसा की मैंने कहा लगभग, लेकिन अमेरिका के हमारे दोस्त से मटेरियल लगातार आ रही है, इसलिए जल्दी ही हो जाना चाहिए। हम ऐसी जगह जा रहे हैं जिसके बारे में गॉड्स को भी नहीं पता। फिर हम देखते वो लोग अंडरग्राउंड जाने लगता है। ये सब देख के सू सोंग काफी खुश नजर आ रहा होता है। युआन कहती तुम्हारे ब्लूप्रिंट के बिल्कुल हिसाब से बनाया गया, तो तुम्हें क्या लगता है? सूई कहता है ये तो परफेक्ट है। युआन कहती है मुझे खुशी है कि तुम्हें ये पसंद आया, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि ये तुरंत यूज करने के लिए तैयार है? तो सुन कहता हमने पहले एक पायलट वर्जन को टेस्ट कर लिया है, इसलिए बिल्कुल ठीक होना चाहिए। युआन कहती है पायलट वर्जन? तुमने इतनी बड़ी चीज का टेस्ट किया? तो सुन कहता ठीक है, बेशक तुम्हें नहीं पता, शायद ने उस समय मेरे द्वारा बनाए गए छोटे से वर्जन का यूज एक इल्यूजन रेल्म में किया था। उसने इसका यूज जीएम आर्काइव्स को हराने के लिए किया, और ये प्रोजेक्ट पुराने प्रोजेक्ट का नया और अपडेट वर्जन है। जब हम सियान के पास मौजूद उस कोर को इसका भी खाली पड़े सेंटर में रख देंगे तो एक बहुत ही बड़ा शॉट बन जाएगा जो इमोर्टल बीइंग को भी मार सकती है। युआन कहती है लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। सू सोंग कहता प्रॉब्लम? युआन कहती है हमें कोरिया से एस्टर तो बिल्कुल मिल गई है, लेकिन शॉट पर लेप लगाने के लिए ओरिकाल्कम की कमी है। सू सोंग कहता बिल्कुल मुझे इसके बारे में सब पता है, इसलिए तो सियान ने मुझे सबसे पहले ये भेजा था। युआन कहती सच में क्या डिसाइड ने ओरिकाल्कम की कोई एक नया स्रोत को ढूंढ लिया? सू सोंग कहता नहीं, ये बिल्कुल वैसा नहीं है, उसने मुझे ये दिया। सियान ने कहा कि इसे एडेक्टिव ओरिकाल्कम कहा जाता है, और एडेक्टिव ओरिकाल्कम की यूनिक एबिलिटी इसे ऐसी बनाती है कि जिस शॉट पे भी लगाया जा रहा है उसका आकार बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। शर्त यह है कि बस वो इक्विपमेंट होनी चाहिए। फिर से हम डीमन रेल्म का देखते हैं, जहाँ पे हमारा सियान पहुंच चुका था और मन में कहता मुझे पता था कि मैं एक दिन वापस आऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि ये इतनी जल्दी होगी। मुझे लगा था कि इसमें कम से कम कुछ साल लगेंगे। जॉन कहता तो अब आगे क्या? सियान कहता जैसे कि तुम जानते हो हमें 7 डीमन में से 2 को हराना है, मुझे चुनना होगा कि इस पूल से बाहर निकलो। बाकी सबको हटाने के बाद ग्रीड और लस्टी सबसे आसान लगते हैं। मन में कहता ग्रीड भी एक चॉइस है, लेकिन सबसे पावरफुल लूसीफर की चुनौती देना तो बिल्कुल बेवकूफी होगी। जॉन कहता अच्छा ऐसा है, और श्यान कहता है तुम्हें कुछ और नहीं जोड़ना चाहिए? जॉन कहता नहीं, जिससे श्यान चिढ़ते हुए मन में कहता है अरे ये लड़का फिर तुम मेरे साथ क्यों आए? जॉन कहता मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि इजाजुल ने मुझे बुलाया था। यहाँ मुझे किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं है, इसके अलावा फाइट तुम कर रहे हो, मैं नहीं। इसका मतलब है कि हम किससे मुकाबला करेंगे ये फैसला तुम्हारा है। श्यान कहता सुहा तुम्हारा क्या राय है? सुहा कहती है मैं सोच रही थी कि हमें पहले आसपास के गांव की इजाजत ले लेनी चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें डिटेल्स में जानकारी नहीं दूंगी। श्यान कहता क्यों? सुहा कहती क्योंकि तुम वैसे भी अपना फैसला लेने ही वाले हो। तभी श्यान मन में कहता मुझे हल्के हल्के और कभी न खत्म होने वाले कंपन महसूस हो रहे हैं, आसपास कहीं न कहीं फाइट जरूर हो रही होगी, और अपने क्रू को आगे को भेजता है। तो हम देखते कुछ डीमन एक डीमन को मार रहा था। श्यान कहता ढूंढ लिया क्या? सुहा इसी के बारे में बात कर रही थी। वहाँ पे पहुँचते हुए कहता वो रहा, जाके उन डीमन के सामने लैंड करता है। एक डीमन कहता तुम खुद को समझते क्या हो घमंडी कमीने? श्यान कहता कौन पूछ रहा है? मन में कहता देखते हैं कि मैं जल्दी कोई फैसला ले पाता हूँ या नहीं। जैसे कि सुहा ने कहा था मैंने वैसा ही किया। डीमन कहता वो तो एक इंसान है, एक इंसानी प्लेयर डिमोनिक रेल में क्या कर रहा है? दूसरा कहता ये मानना मुश्किल है कि एक नॉर्मल सा ह्यूमन हमारे दायरे में मौजूद है, लेकिन ये सोचकर हैरानी होती है कि उसने हमारे रास्ते में आने की हिम्मत की। तुम तो बिल्कुल ही पागल हो। श्यान कहता मैं तो बस ये देखने आया था कि आखिर क्या बात है, बस इतना ही। तो फिर तुम असल में क्या कर रहे थे? एक को देखते हुए कहता ये वाला चोट और खरोच से भरा हुआ है, फिर भी वो तो टारगेट मामले में बाकी सबसे ज्यादा पावरफुल है, डीमन के झुंड के लीडर से थोड़ा ज्यादा पावरफुल। एक कहता तुम पागल हो नन्हे प्लेयर। श्यान कहता तुमने अभी अभी मुझे क्या कहा नन्हे? डीमन कहता मैंने बहुत सारे बेवकूफ और सन की लोग देखे हैं, लेकिन तब तक तुम सबसे ऊपर हो नन्हे लड़के। श्यान भड़कने लगता है, कहता ओए अगर तुमने दोबारा कुछ गलत बोला तो तुम्हें पछताना होगा। उसके पावर से डीमन कटी फट जाती है। एक कहता उसके पास ये सब कैसे है? लेकिन पल भर में श्यान उसे जान से मार देता और कहता मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि ये मत कहना। बताया जाता डीमन रेल में स्ट्रॉन्ग लोग का ही शासन चलता है, ये सिर्फ पावर का ही भाषा को समझते हैं। उन्हें डराते हुए कहते बस मैं तुम्हें बता दूं मुझे तुम में से सिर्फ एक ही जिंदा चाहिए ताकि वो मेरा यहाँ पे गाइड कर सके। कुछ समय बाद श्यान वहाँ पे बैठ जाता और कहता तो तुम कह रहे हो कि रोड के सिंहासन के लिए होड़ मची हुई है? तभी बड़े सीधे बनते हुए कहते हाँ मास्टर। श्यान कहता अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम डीमन रेल में सबसे नीचे लेवल पर हो, तो इसका मतलब यह है कि मेमोन ने तुम्हें इस शख्स के पीछे भेजा है। डीमन कहते मुझे लगता है आप ऐसा कह सकते हैं। श्यान कहता वो साथी बदमाश अपने अधीन काम करने वाले का यूज अपने इशारे पे काम करवाने की कोशिश कर रहा है। मन में कहता शायद वो किसी स्ट्रॉन्ग डीमन को अपने साथ मिलाकर रोड के सिंहासन के पीछे भेजने की कोशिश कर रहा है। उससे कहते क्या इस बैटल रॉयल में हिस्सा लेने वाले डीमन हमारे टारगेट के लगभग बराबर है? डीमन कहता खैर मैं दूसरे के मुकाबले उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मुझे लगा था कि ज्यादा होने से हमारी जीतने की संभावनाएं बढ़ जाएगी, फिर मारपीट वगैरह से भी ज्यादा हो जाएगी। मन में कहता यार उसके चेहरे किसी खुखार डाकू की याद दिलाती है, थोड़ा परेशान करने वाला है। बताता डीमन रेल उनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। टॉप 20 डीमन सभी बहुत ही पावरफुल है, उनमें से हर एक के पास अपने हाई लेवल की डिविनिटी है। उसके अलावा टॉप 10 डीमन तो बिल्कुल ही अलग ही लेवल के हैं, वो आउटर गॉड के बराबर है, जैसे नौदर या यद्रा। तो वो दोनों भी आ जाते। सुहा कहते क्या आपकी उनसे बात हो
गई मिस्टर किम। वो डीमन कहता एक नहीं बल्कि 3 इंसान, तो बाकी लोग भी तुम्हारी तरह ही पावरफुल है मास्टर। मन में कहता उन्हें ये सोचने देने में कोई बुराई नहीं है कि वो भी ऐसे हैं। जॉन इन झिंगों से तो नहीं हारेगा, लेकिन रुको जरा सोचा जाए तो मुझे लगता है कि अब मुझे समझ में आ गया कि इजाजुल ने इतना जोर क्यों दिया था। जॉन मेरे पीछे पीछे डीमन रेल में आ रहा है और कहता मुझे लगता है कि तुम लड़कों के पास करने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं है। डीमन कहता अच्छा हमें मास्टर मेमोन का सामान लेके जाना है। शॉन गुस्से में कहता दोबारा कहना। डीमन घबरा जाता है, कहता नहीं मास्टर हम आपके ऑर्डर का पालन करने के लिए आजाद है बिल्कुल। शॉन कहता हमें अपने पोस्ट तक ले चलो। डीमन कहता आपका मतलब मास्टर मेमोन से है। शॉन कहता इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? डीमन कहता बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे लगा था कि आप कभी नहीं पूछेंगे। जॉन कहता मुझे अभी यकीन नहीं है कि वो डीमन कौन है। शॉन कहते नहीं मैं। और हमें डीमन रेस के बारे में बताया जाता है। वो ऐसे बीइंग है जिनकी उम्र इंसानों से ज्यादा होती है, जो मैजिक को आसानी से महसूस कर सकते हैं। डीमन वर्शिप में समर्पित रहते हैं। डीमन जाति के लोग डीमन के लिए शहर बनाते हैं और उन्हें भेंट चढ़ाते हैं। उनमें से 7 डेडली डीमन के एरिया को बहुत ही सम्मान दिया जाता है और जो भी डीमन इनके एरिया में बिना इजाजत की घुसने की हिम्मत करता है उसे या तो पागल या बेवकूफी भरी बहादुरी करने वाला माना जाता है। इसलिए समय के साथ उनके एरिया स्वाभाविक रूप से फैलते गए। 60 बड़े एरिया में से एक ऐसा भी था जो अपने मालिक के एरिया से आजाद हो चुका था। वो कोई और नहीं बल्कि रॉड का एरिया था जिस पर एस्मोडियन का अधिकार था। और ये डीमन ऑफ ग्रिड मेमोन होता है जो मन में कहता है एस्मोडियंस को मारना तो ठीक था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं था कि बेल्जेब की नजर इस जमीन पर होगी। ये अजीब बात है क्योंकि 7 में से सबसे ऊपर 3 डीमन आमतौर पर अपने इलाके की देखभाल पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। एबेडोन को ओलंपियस में पकड़ लिया गया। मुझे लगा था कि एक बार लास्ट डीमन से निपटने के बाद मैं रॉड के एरिया पे अपने अधिकार जमा सकता हूँ। ये तो एक तरह की पेचीदा हालात है। अभी एक डीमन कहता मास्टर मेमोन एक गेस्ट आपसे मिलने की रिक्वेस्ट कर रहा है। मेमोन कहता मैंने साफ साफ ऑर्डर दिया था कि जब तक मैं अपने रूम से बाहर ना आऊँ कोई भी मुझसे मिलने नहीं आएगा। मन में लगता है मैं हाल ही में बहुत ज्यादा बिजी रहने के कारण मेरे सेवकों का तमीज खत्म हो गया है। शायद अपने सेवकों के भी थोड़ा बदलाव करने का सही समय है। कहता कौन सा बेवकूफ मेरे दरवाजे पे दस्तक देने की हिम्मत करता है। वो उस पर अटैक हो जाता है जिसे वो कर्रा जाता है, पीछे को जाके गिरता है। वो भी हैरान कहता है ये क्या मुझे किसी चीज का नशा हो गया। और उससे भी बुरी बात यह है कि मुझे एक बेचारी गुड़िया की तरह हवा में उड़ा दिया गया। शान आते हुए कहता जब कोई दरवाजा खटखटाए तो तुम्हें दरवाजे को खोलनी चाहिए। मेमोन कहता तुम यहाँ पे कैसे हो सकते हो? जवाब दो कॉर्वेश। शान कहता सुनो यार मैं तो लगभग चूक ही गया था। मेमोन मन में कहता कुछ महीने पहले जब एटमॉस्फेयर का खात्मा हुआ था तब वो इतना पावरफुल नहीं था। कहता मुझे ये मत बताना करो क्या तुमने किसी आउटर गॉड का डिवाइन पावर को एब्जॉर्ब किया है? शान हंसते हुए कहता क्या ये इतना साफ है? मेमोन मन में कहता तो उसका नॉर्डर को मारने की अफवाह सच है। अगर उसने एक मरे हुए आउटर गॉड की डिवाइन पावर को प्लेयर के रूप में अपने अंदर समा लिया है तो क्या मेरे पास उसके खिलाफ जीतने का कोई मौका भी है? कहता क्या तुम मुझे मारने आए हो? शान कहता उम्मीद है कि पिछली बार जो कुछ हुआ उस पर तुम्हें पछतावा नहीं होगा, इसलिए तो कभी भी अपने रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए मेमोन। मेमोन मन में कहता इस कमीने ने किसी तरह के एक आउटर गॉड को मार दिया जो मर नहीं सकता। रॉड की गद्दारी भूल जाओ, मुझे इस मुसीबत से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। और कहता मैं इस बातों को याद रखूंगा। शान कहता लेकिन दुख की बात यह है कि मैं तुम्हारी जान लेने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ। अगर तुम समझौता करने के लिए तैयार हो तो मैं आज तुम्हें छोड़ दूंगा। मुझे रॉड के सिंहासन पर अपने अधिकार जमाना है, लेकिन जाहिर तौर पर मैं इस रॉयल बैटल में तब तक हिस्सा नहीं ले सकता जब तक कोई मेरे लिए सिफारिश ना करे। तुम्हें यही काम करने का सौभाग्य मिला है। मेमोन मन में कहता अगर मैं ऐसा करता हूँ तो इसमें कोई शक नहीं कि रॉड का इलाका उसका हो जाएगा, लेकिन इसे मना करना। शान कहता एक और बात, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, तुम्हें बस बाद में मेरी कई बातों से सहमत होना होगा और अगर तुम्हें लगता है कि इसमें तुम्हारा नुकसान है तो तुम बेझिझक मना कर सकते हो। लेकिन मेमोन कहता ठीक है, रॉड का सिंहासन मेरा समझौता मैं तैयार हूँ। बताता उसके ऑफर को देखकर मैं सिर्फ यही मान सकता हूँ कि उसका मकसद क्या है, डीमन रेल्म की चाबी। अगर ऐसा है तो शायद उसकी मदद करने में मेरे लिए ही फायदेमंद रहेगा। तो वैसे भी तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा बेवकूफ। इस मुकाबले के बारे में सिर्फ 7 डेडली डीमन को ही पता है और हम इसके सीक्रेट के बारे में किसी के सामने नहीं बता सकते। और उसी समय हम डीमन रेल्म के झुग्गियों को देखते हैं जो डीमन रेल्म का आउटर इलाका होता है। ये डीमन विलेहम होता है जिसका रैंक 119 होता है। वो मन में कहता है आज मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया, मुझे आराम करने के लिए कोई हॉट लड़की को ढूंढना पड़ेगा। जब तक मैं यहाँ हूँ मुझे किसी बड़े डीमन की हमला करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि उन्हें इस घटिया जगह की कोई परवाह नहीं है। दरअसल ये पूरे डीमन रेल्म में सबसे सेफ जगह है और मैं इन झुग्गी झोपड़ियों का बादशाह हूँ। यहाँ से भागकर मैंने बिल्कुल सही फैसला लिया। इसका था एक नया चेहरा। मेरे सामने घुटने टेकने की बजाय सिर उठाकर चलने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? मुझे कुछ डिवाइन पावर भी एहसास हो रहा लेकिन वो बहुत ही कमजोर है, शायद कोई खास नहीं है। एक लो लेवल के डीमन में भी साफ डिवाइन प्रेजेंस होती है लेकिन हाई लेवल के डीमन वैसे भी इन झुग्गी झोपड़ियों में आने की जहमत नहीं उठाते। मैं उस घमंडी कमीने को यहीं पे खत्म कर दूंगा। झुग्गी झोपड़ियों का बादशाह। यहाँ से गुजरते समय ये लोग इतराने की हिम्मत कैसे करते हैं? उसे रोकते हुए कहता है तुम, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं सुनता जिससे वो चिढ़ते हुए कहता क्या तुम मुझे अनदेखा कर रहे हो? उसके पास जाते हुए कहता ये तो हद से ज्यादा हो गया, मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो बदमाश, लेकिन तुम मुझसे मुंह नहीं मोड़ सकते। लेकिन हम देखते ये हमारी जीसू होती है। विलियम हैरानी से मन में कहता एक औरत, और मुझे एक पल के लिए लगा था कि वो इंसान है लेकिन क्या वो एक डीमन है? अब मैं उसके डिमोनिक एनर्जी
एनर्जी को साफ तौर पे महसूस कर सकता हूँ। खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सच में तुम्हारा चेहरा तो बहुत ही प्यारा है। जीसू कहते ये क्या है, तुमने मुझे अचानक क्यों रोक दिया। हम मन में कहता ये लड़की क्या कर रही है, ये लड़की तो मुझे ऐसे देख रही जैसे मैं कोई सड़क पे पड़ा हुआ कचरा हूँ। और कहता एरोगेंट लड़की, क्या तुम अभी तक मुझे नहीं जानते, लेकिन अगर तुम्हें यहाँ से गुजरना है तो पहले मेरा सम्मान करना जरूरी है। अटैक करने के लिए तैयार होते हुए कहता है लड़की आओ मैं तुम्हारी अकड़ी हुई गर्दन को थोड़ी ढीली कर दूं। जिसू पे अटैक कर देता लेकिन वो खुद ही हैरान हो जाता है। हैरान कहता मैं तो उसे काट नहीं सका, मुझे तो एक भी खरोच नहीं दिख रही, मेरे हाथ सबसे बेहतरीन ब्लेड से भी ज्यादा तेज है, इसलिए उसकी स्किन के तो मक्खन की तरह कट जानी चाहिए थी। आखिर वो कौन है, ये तो खतरनाक लग रही है। ऐसा लगता है मानो किसी सोते हुए डीमन के पैर की उंगली पर मैंने कदम रख दिया हो, मैं मौत को घूर रहा हूँ। झपकते जैसे उसके पीछे पहुंच जाती उस पर एक जबरदस्त अटैक कर देती है। एक ही अटैक में उसके मुंह से ब्लड आने लगता है और कहने लगता कोई मेरी मदद करो। मन में कहता है मैं सभी बड़े डीमन के नाम और चेहरा जानता हूँ, ये बीच आखिर आई कहाँ से है। जीसू कहती तुम कुछ खास नहीं थे। विलियम मन में कहता उसकी आंखों में वो फीलिंग है जैसे वो किसी कीड़े को कुचल रही हो। नहीं वो सच में मुझे मार डालेगी, इसमें कोई शक नहीं है। इजाजुल कहती जरा रुको दे यार, आइए इसे कुछ समय तक जिंदा रहने दे। विलियम मन में कहता मैं अभी भी जिंदा हूँ, बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था। तो ये आवाज तो सिर्फ वही हो सकती है, लेडी एजाजुल। वो यहाँ पे क्यों है। एजाजुल कहती देर ऐसा लगता है मेरा यहाँ पे होने से तुम्हें परेशानी हो रही है, तुम मेमोन के काफी करीब हो है ना। विलियम कहता हाँ मैं हूँ, लेकिन उनसे संपर्क किए हुए मुझे काफी समय हो गया है। एजाजुल कहती कोई बात नहीं, बस तुम्हें हमें उसके घर तक ले जाना है नन्हे बच्चे। विलियम कहता मैं आपको उसके पास ले जाऊंगा माय लेडी, आप ग्रीड के एरिया पा सकते हैं। एजाजुल कहती नहीं वो जगह नहीं, जहाँ तक मैं कॉर्वेस को जानती हूँ हो सकता है उसने पहले ही मेमोन से मिल लिया है। और मेमोन को जानते हुए मेरा अंदाजा है कि थोड़ी देर साथ देने का नाटक करने के बाद वो शायद अपने ट्री हाउस में छुप गया होगा। मैंने सुना है कि तुम ग्रीड के महल के निर्माण में शामिल थे, हमें वहाँ पे ले चलो, फिर हम ग्रीड के पैलेस को देखते हैं। ये मेमोन का सीक्रेट ठिकाना है जिसे वो मुसीबत के समय के लिए छिपा के रखा गया है। इसे कहाँ बनाया गया ये सिर्फ वही डीमन जानते थे जिन्होंने इसे बनाने में मदद की थी। बनाने के बाद मेमोन ने इसमें शामिल सभी को मार डाला ताकि इसका ठिकाना हमेशा सीक्रेट रहे। विलियम मन में कहता यार मैं बड़ी मुश्किल से मेमोन से बचकर इन झुग्गियों में आके छिप गया था, लेकिन अब वो मुझसे कह रही कि मैं उसी मुसीबत में वापस चले जाऊं। और बताती वो सब मर चुके सिवाय विलियम को छोड़कर। एकमात्र ऐसा डीमन था जो मेमोन के हाथों बच निकला। फिर हम लैंड ऑफ रॉथ का देखते जहाँ पे वो तीनों आगे की ओर बढ़ते हैं। जॉन कहता नाम से तो मुझे लगा था कि ये कोई टूर्नामेंट होगा, लेकिन मैं गलत था। शुआ कहती और क्या जॉन सच में इस बैटल रॉयल में शामिल हो रहा है। शान कहता उस लड़की से पूछो जो फ्यूचर देख सकती है। शुआ कहती जरूर मिस्टर किम, मुझे बड़े बड़े वाक्यों के बीच छोटी बारीकी दिखाई नहीं दे रही। जॉन को वहाँ चोट लग सकती है तुम्हें पता है ना। शान मन में कहता वो उसे सच में पसंद करती है। ये थोड़ा अजीब है, बैटल रॉयल के लिए मेरे साथ अदला बदली होने के बाद से उसने शिकायत का एक शब्द भी नहीं कहा। और उसे ये भी पता होना चाहिए कि उसकी मौत भी हो सकती है। और इसे देखो ये इस गंदगी में भी बेफिक्री से सिगरेट पी रहा है, लगता है वो जन्म से ही बड़ा बदमाश है। शान कहता तुम्हें इतनी कॉन्फिडेंस है या तुम बिल्कुल ही अनजान हो। चिट्ठी मन में कहता अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं, धूम्रपान सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। जॉन कहता मेरे सिवा कोई नहीं दिखा जो मेरी जगह ले सके करो। शान कहता ये सच है, लेकिन तुमने कुछ ज्यादा आसानी से ही मान गए थे, ये थोड़ा सस्पिशियस है। जॉन कहता इजाजुल ने जो कहा वो बिना किसी ठोस वजह के तो नहीं कहा होगा, लेकिन साफ तौर पे मैं यहाँ अपनी मर्जी से आया हूँ, मैं वही कर रहा हूँ जो सिर्फ मैं कर सकता हूँ, तो जो भी हो कोई बात नहीं। शान मन में कहता तुम तो बड़े ही चिकनी चुपड़ी बात करने वाले और बड़े कूल निकले। और बताता इस बैटल रॉयल में जॉन का हिस्सा टाला नहीं जा सकता था, क्योंकि 7 डेडली डीमन में से एक बनते ही कोई भी डीमन लॉर्ड के सिंहासन के दौर से बाहर हो जाता है। इसलिए मुझे लॉर्ड का सिंहासन संभालने के लिए किसी की जरूरत थी। जीसू शायद आने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अभी भी सो रही है, इसलिए इस काम के लिए सिर्फ जॉन ही बचा था। लेकिन इन सब बातों से मेरा सिर चकरा जाता है। जॉन कहता करो तुम्हें और क्या कारण चाहिए। शान कहता नहीं मेरा मतलब बाकी सभी वजह के अलावा तुम्हारा खुद इस काम के लिए आगे आना बहुत ही अजीब है। हाँ इजाजुल ने शायद तुम्हें जाने के लिए कहा होगा, लेकिन तुम अच्छे कुत्ते की तरह उसकी बातें क्यों मानते हो। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे मन में उसके लिए कुछ फीलिंग है। मन में कहता रुको रुको बिल्कुल भी नहीं, क्या तुम मजाक कर रहे हो। शोआ भी कहती क्या ऐसा मत कहो जॉन, कुछ तो कहो। जॉन कहता गलत फहमी मत पालो। शान मन में कहता ऐसा लगता है कि सुहा का भी जॉन पे बहुत ही क्रश था। जॉन कहता इजाजुल ने मेरी जान बचाई, लेकिन मैं वैसे एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ, उसके साथ रहने के लायक नहीं हूँ। उसने मुझसे ये कहा कि एक बार जब मैं करोड़ का सिंहासन को हासिल कर लूंगा, मुझे अपने सभी पूर्वजों की सामाहिक पावर हासिल होगी, जिससे मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। मैंने सोचा शायद बस शायद ऐसा करके मैं उसका कॉन्ट्रैक्टर बनने का थोड़ा और भी लायक हो जाऊंगा, क्योंकि मैं बस इतना सोचता हूँ कि मैं उसके साथ रह सकूँ। शान कहता ठीक है। मन में कहता किसी को पसंद करना इसे ही कहते हैं बेवकूफ। सुहा कहती आखिर क्यों लेडी एजाजुल को ही क्यों जिम्मेदारी उठानी पड़ी। कहते लेकिन क्या सच में मेहमान को अकेला छोड़ देना ठीक है। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी मंजूरी तभी देगा जब हम रॉथ का सिंहासन को हासिल कर लेंगे। शान कहता टू सितप की के टेस्ट में शामिल होने का मौका पाने के लिए हमें पहले वो सिंहासन हासिल करना होगा, इसलिए चाहे हमें पसंद हो या ना हो हमें मेहमान की जरूरत है। लेकिन हाँ उस कमीने ने जरूर कोई चाल छिपा के रखी होगी। ये ऐसा सवाल नहीं है जो किसी फ्यूचर देखने वाली को
पूछना चाहिए। सुहा कहती है उसके बारे में मुझे मेमोन के बारे में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। शान मन में कहती है अगर सुहा फ्यूचर की झलक नहीं देख सकती इसका मतलब है कि कोई ऐसा शख्स इस हालात में शामिल है जो फ्यूचर को बदल सकता है। एग्जाम्पल के लिए मेरी तरह। क्या मैंने अनजाने में उस कमीने के साथ कुछ गलत किया? मैं उसे तभी उलझूंगा जब वो अपने प्रॉमिस तोड़ेगा। उसने अपनी पूंछ दबा दी और बड़ी आसानी से सिर हिला दिया। लगता है वो सच में कुछ शरारत करने वाला है, लेकिन इस हालात में वो कर भी क्या सकता था। मैंने उसे पहले बता दिया था कि मैं सिर छीनने के बाद रॉड का इलाका उसे सौंप दूंगा। उसे इस जोखिम भरे हुए जुए से कुछ भी हासिल नहीं होगा। जॉन कहता है हमें इस बात के बारे में कुछ समय के लिए टालना होगा करो, क्योंकि वहाँ पे एक डीमन होता है जो कहता क्यों, आखिर क्यों मुझे हमारे बीच इंसान क्यों दिख रहे हैं? तुम बैटल रॉयल के होस्ट करने वाले इलाके में कैसे पहुँचे? शान कहता है हम हैं। जॉन आगे बढ़ते हुए कहता है को रोक लेता है। उससे एक डीमन तो काफी सरप्राइज हो जाता है। दूसरा कहता है उसने डार्क स्पेयर के एरो को अपने नंगे हाथों से ही रोक दिया, जिससे कुछ डीमन घबराने लगते हैं। कहते क्या डार्क स्पेयर भी बैटल रॉयल में आ रहा है? दूसरा कहता है मैंने सुना है कि वो आजकल कुछ ज्यादा ही खून पीने में मगन था, तो वो अफवाह सच थी। शान मन में कहता डार्क स्पेयर 10वें रैंक पे है। पहले प्ले थ्रू के दौरान मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैंने उसके बारे में सुना था। लोग कहते हैं कि वो अपने शैडो बॉय से जो भी एरो चलाता है वो किसी और एरो की तुलना में कुछ ज्यादा शांत और घातक होते हैं। अभी जो मुझ पे अटैक हुआ बस वो मेरी पावर को परखने के लिए किया गया था। शान कहता है मेमोन हमारी गवाही देगा। इससे डिमन और भी हैरान हो जाता है। कहता है क्या उसने अभी मेमोन की बात की? कहता खैर लगता है ऐसे कुछ हैरान करने वाले लोग होने ही चाहिए। हर बार पुराने चेहरे से लड़ना बहुत ही निराशा हो जाता है। एक इंसान जो डिमन से भी ज्यादा पावरफुल है। ये बैटल रॉयल तो सच में मजेदार होने वाला है। सुहा कहती लगता है कि आप कोई हमें परेशान नहीं करेगा। शान कहता हाँ एक और काम मेरे कंधे से उतर गया। या रुको शायद बात इसका उल्टा है। मन में कहता लेकिन 7 डेडली में से किसी एक का नाम लेने से निश्चित रूप से असर पड़ता है। फिर हम एरिना का सीन देखते हैं जहाँ पे और भी काफी सारे डीमन होते हैं। सुहा कहती वो सभी खेल के आयोजन से पहले बच्ची की तरह दिख रहे हैं, अजीब तरह से शांत और अच्छे बिहेव करने वाले। जॉन कहता सच में बहुत ही शांत। शान कहता जब स्कूल का सबसे बड़ा गुंडा आस पास हो तो भला कौन नहीं डरेगा। जॉन कहता मुझे ऊपर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। शान कहता क्या तुम्हें इस बात को लेकर यकीन है? जॉन फिर से देखो। जॉन फिर से ऊपर की ओर देखता है तो हम देखते हैं वहाँ पर लूसीफर होता है, 7 डीमन का लीडर और सबसे पावरफुल, साथ ही प्राइड का सिंहासन का मास्टर। उसने इस ग्रांड इवेंट के लिए आसमान पे कब्जा कर लिया है। फिर हम लैंड ऑफ प्राइड को देखते हैं। फिर हम मेमोन को देखते हैं जो अपने चैम्बर में होता है, अपने मन में कहता है सब कुछ मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर चल रहा है। उसे डीमन लॉर्ड के सिंहासन की चुनौती देने की इजाजत देकर लॉर्ड का सिंहासन और उसका पूरा एरिया मेरा हो जाएगा। और इतना ही नहीं, अगर किस्मत ने साथ दिया तो शायद मैं कुरो को भी खत्म कर सकूं। जिसने भी सिंहासन को चुनौती देने के साहस किया है उसमें से कोई भी इस कहानी को सुनने के लिए जिंदा नहीं रहा। मैडनेस ऑफ डीमन लॉर्ड किसी के हाथ नहीं आएगा, ताकि सबसे हाई डिवाइन पावर रखने वाले भी अपने मकसद में नाकाम रहे। मतलब करो जैसा एक नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल भी नहीं जीत सकता। हंसते हुए कहता मैं नतीजे का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। अगर वो आता है तो मेरे गले के लिए मुझे बस भागना होगा। हाँ मैं बस अपने सीक्रेट पैलेस में चला जाऊंगा जहाँ मेरा कोई भी पीछा नहीं कर सकेगा। और वो काफी जोर जोर से हंसने लगता है। तभी उसके पीछे इजाजुल आते हुए कहती है शायद तुम मुझे इस मजाक में शामिल कर सको मेमोन। मेमोन हैरानी से कहता इजाजुल। इजाजुल कहती हेलो, तुम्हें देखकर बहुत ही खुशी हुई। मेमोन कहता तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? इजाजुल कहती अच्छा क्या तुम अंदाजा लगाना चाहोगे? मेमोन मन में कहता रुको क्या वो अमेरिका में उससे कॉन्टेक्ट को मारने की कोशिश को लेकर अब तक मुझसे नाराज है। हालांकि इस मुलाकात से कोई भी फायदा नहीं हुआ, मुझे भागना होगा। तभी उसके पीछे एक मैजिक सर्कल आने लगता है और वहाँ से गायब हो जाता है। इजाजुल कहती तुम तो हमेशा से कायर रहे हो डेयर, और कायर को सीमा पार नहीं करनी चाहिए, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। तुमने एक भयानक सीमा पार कर ली है मेमोन। दूसरी तरफ मेमोन को देखते जो काफी ज्यादा हाफ रहा होता है, मन में कहता ये काम कर गया। अच्छा हुआ कि मैंने इस जगह को ऐसे समय के लिए तैयार कर लिया था। डीमन रेल में सभी की निगाहों से दूर एक सीक्रेट ठिकाना। इजाजुल का खुद पर्सनली रूप से यहाँ पे आना ये किसी भी हालात में अच्छी बात नहीं हो सकती। इससे रेत की एरिया पे मेरा कब्जा करने की प्लान बिगड़ सकती है, लेकिन उसे जल्दी ही पृथ्वी पे वापस लौटनी चाहिए। मुझे बस कुछ समय के लिए छिपके रहना होगा। वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, कहता है ये है शख्स, ऐसा लग रहा है जैसा कोई ठीक मेरे पीछे मंडरा रहा है। इस जगह के बारे में तो इजाजुल को भी नहीं पता होनी चाहिए। अपने पीछे देखता है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, लेकिन हम देखते जैसे उसे काफी डरावनी निगाहों से देख रही होती है। काफी स्पीड से आगे बढ़ते हुए जाके उसके गले को पकड़ लेती है। मेमोन कांपते हुए कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? तुम एरोगेंट विच। वो भी एक अटैक बनाते हुए जीसू पे अटैक कर देता है। काफी हैरान से कहता वो तो अभी भी खड़ी है। कहता तुम इजाजुल के क्रिएशन में से एक हो, है ना? अमेरिका में कुरो को बचाने वाली ब्लैक औरत। मुझे पता था कि वो एक जबरदस्त प्लेयर है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो पूरी तरह से एक डीमन बन जाएगी। और कहता मैं समझ गया इजाजुल ने इसकी प्लान शुरू से ही बना रखी थी। तो तुम डीमन लॉर्ड के सिंहासन पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हो। सिंसिव टोटा में लूसीफर के बारे में बताया जाता है कि वो एक गॉड के रूप में पैदा हुआ था, लेकिन बाद में भ्रष्ट होकर एक डीमन बन गया। वो प्राइड यानी कि घमंड का डीमन है। इजाजुल के साथ मिलकर 7 में से सबसे पावरफुल है। लूसीफर कहता है मुझे इस बात का बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि रोड का सिंहासन किसके कब्जे में होता है, लेकिन डीमन रेल में जो अफरा तफरी मची हुई है मैं उससे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। इस कंपटीशन के नियम बहुत ही सिंपल है। फाइट के अंत में जो डीमन आखिर तक खड़ा रहेगा वही रोड का उपाधि हासिल करेगा। जब डीमन सन आसमान के सबसे ऊपर जगह पे पहुंच जाएगा तब
बैटल रॉयल शुरू होगा। ठीक है, तुम सभी के लिए शुभकामनाएं। शान मन में कहता 200 शब्दों में ये दोपहर के समय शुरू होगा और सूरज के हालात को देख के लगता है कि अभी लगभग 30 मिनट बाकी है। तो ठीक है, मैं तुम्हें यहीं पे छोड़ देता हूँ। जॉन कहता तुम कहाँ पे इंतजार करने की प्लान बना रहे हो? शान कहता शायद ये 1-2 दिन में खत्म नहीं होगा, इसलिए मुझे लगता है कि मेमोन की तलाश करना बुरा नहीं है। जॉन कहता जब ये खत्म हो जाएगा तो मैं तुमसे संपर्क करूंगा। करो। शान कहता हाँ, पहली नजर में तो ये तुम्हारे लिए काफी आसान लग रहा है, लेकिन थोड़ा सावधानी से खेलना ठीक है। मन में कहता अगर जॉन ने खुद पर जरूरत से ज्यादा जोर डाला और उसकी जान चली गई तो शायद एजाजुल। कहता आगे क्या होगा मैं तो सोच भी नहीं सकता। शान वहाँ से चला जाता और जॉन भी बैटल में शामिल होने के लिए तैयार होता। मन में कहता मुझे भी तैयार हो जाना चाहिए, लगभग दोपहर हो चुके हैं। डेमन ने अपने पुराने तौर तरीके को तोड़ दिया है। मैं समझ गया वो मिलकर काम करने की प्लान बना रहे हैं। कुछ तो हाई जगह पे कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जबकि बाकी कमजोरों को पहले खत्म करने की प्लान बना रहे हैं। एक डेमन जॉन के पीछे से कहता तुम जैसे कमजोर इंसान जिसके पास डिवाइन पावर भी नहीं है वो यहाँ पे क्या कर रहा है? तुम अपनी एबिलिटी से कहीं बाहर की जगह पे हो। जॉन कहता मुझे लगता है कि मैं तुम लोगों से शुरू करूंगा। एक डेमन कहता इस फाइट में तो इंसान को तो शामिल नहीं किया जाना चाहिए। मैंने सुना है कि तुम जैसे लोग जिंदगी को महत्व देते हो, लगता है कि ऐसा नहीं है। तो डेमन लड़ने के लिए तैयार होता, सन भी अपनी जगह पे चला जाता है और कंपटीशन शुरू होते वो तीनों डेमन जॉन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जॉन मन में कहता है ये डेमन मिड लेवल वाले डिवाइन पावर के लेवल में आते हैं, लेकिन वो मुझसे कहीं ज्यादा तेजी से चल सकते हैं। बिना डिविनिटी वाले एक प्लेयर की पावर एक लिमिट पे आके रुक जाती है। सिस्टम प्लेयर की फिजिकल एबिलिटी एस रैंक तक ही सीमित होती है, इसलिए हम उससे आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन यहीं पे डिविनिटी की भूमिका आती है। जॉन उन सभी के अटैक से बच रहा होता है जिसे एक डेमन कहता है। हम उसे छू भी नहीं सकते, वो हमारे सभी हमलों से कैसे बच निकलता है? दूसरे कहता है क्या सच में इसमें कोई डिविनिटी नहीं है? मतलब देखो इसका मीने का हरकत में कुछ तो गड़बड़ है। जॉन कहता हाँ मुझे इसका एहसास हो रहा है। मन में कहता वो सब कुछ जो कभी मेरी पहुंच से बाहर लगता था अब ये मामूली लगता है। क्या बस इतना ही है तुम्हारे पास लड़कों?